गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। हम नेक्स्ट पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलें, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई भी तरह का आप डे टू डे का कोई खर्चा हो रहा है, पैसा आपके पास से जा रहा है, जैसे आप रेंट दे रहे हैं ऑफिस का या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंस का पार्ट होगा। यानी एक्सपेंस से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा और जो आपको रेवेन्यू कमाने में हेल्प करती हैं चीज़ें। एक्सपेंसेस द कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है, वो खर्चा है इनकर जो कि होता है इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स। या तो आप मैन्युफैक्चर होंगे, पहले प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स और फिर बेचते हैं एंड सर्विसेज देते हैं। अकॉर्डिंग टू फिनी एंड मिलर, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं उसके बदले जो पेमेंट करते हैं वो एक्सपेंस है। और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, क्योंकि आपको उसकी हेल्प से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, रेवेन्यू मतलब इनकम को जनरेट करना है। फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग द टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये चीज़ें एक्सपेंस मानी जाएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं तो उसको बेचने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब आपने पहले खरीदा होगा और फिर आगे बेच रहे हैं तो जो खरीदने पे जो पेमेंट किया होगा गुड्स को, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। या फिर आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा सामान खरीदते हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर आगे बेचते हैं, तो जो रॉ मटेरियल भी आप खरीद रहे हैं, जैसे आप शूज़ बनाते हैं तो पहले चमड़ा खरीदना पड़ेगा, लेदर खरीदना पड़ेगा, तो जो चमड़ा आपने खरीदा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होगा। अमाउंट पेड फॉर रेंट, अगर आप कोई रेंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, एक्सेट्रा, ये जो खर्चे हो रहे हैं डे टू डे के बिजनेस में, ये भी एक्सपेंसेस हैं। डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ असेट, अभी आप पढ़ेंगे कि जो असेट होती हैं फिक्स असेट, उन्हें आप जब यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती है, क्योंकि उनमें टूट फूट होती रहती है, उनका वियर टियर होता रहता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन पार्ट ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि उससे आपको रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपने असेट को खरीदा होगा, उसे यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो जो डेक्लाइन होता है, एसेट की वैल्यू कम होती है, उस अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन किया जाता है। फिक्स जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब डेप्रिसिएशन का पार्ट है। इनकम की बात कर रहा है। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, रेवेन्यू से डिफरेंट है इनकम। अमाउंट इनकम का मतलब है जो सरप्लस आपका जनरेट हो रहा है। सरप्लस मतलब जैसे आपका सेल है आपकी 100 रुपीज़, सेल आप कर रहे हैं 100 रुपीज़ का, उसको बनाने में खर्चा है प्रोडक्ट को 80, तो 20 रुपीज़ जो ये सरप्लस जनरेट हो रहा है, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब ग्रॉस अमाउंट जो बेचने पे कलेक्ट कर रहे हैं आप कस्टमर से, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और एक्सपेंस, तो ये आपका इनकम कहलाएगा। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू से डिफरेंट है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, जो आप बेचने पे जो पैसा कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं वो रेवेन्यू होगा। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, और जो बनाने पे खर्चा आ रहा है या कोई एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है प्रोडक्ट को, वो आपका एक्सपेंस होगा। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस कॉल्ड इनकम, यानी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो सरप्लस है, जो सरप्लस कितना ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट है 100 का, सेल हुआ प्राइस, ग्रॉस अमाउंट जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया वो 100, आपकी कॉस्ट 80 रुपीज़, तो जो सरप्लस कलेक्ट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 20, ये आपकी इनकम माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख आर सोल्ड ₹5 लाख, आपने 4 लाख का सामान था, 5 लाख में बेचा। द सेल अमाउंट टू ₹5 लाख इज द रेवेन्यू, जो सेल हुई है 5 लाख रुपये, जो ग्रॉस अमाउंट मिला कुछ भी घटाने से पहले, ये आपकी रेवेन्यू है। एंड द कॉस्ट अमाउंट टू ₹4 लाख, और जो कॉस्ट है वो 4 लाख है, इज द एक्सपेंस। एंड द डिफरेंस बिटवीन टू, दैट इज ₹1 लाख, इज द इनकम, ये 1 लाख रुपीज़ आपकी इनकम मानी जाएगी। इट कैन दस बी एक्सप्रेस एज, आप इनकम को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू इनकम। क्लियर? अब प्रॉफिट की बात करें। प्रॉफिट का मतलब होता है आप पूरे 12 मंथ का अगर इफेक्ट दे रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड का इफेक्ट दे रहे हैं। आपका अकाउंटिंग पीरियड आप समझते हैं इंडिया में अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में एंड होता है, जिससे फाइनेंशियल ईयर या आप अकाउंटिंग पीरियड बोल सकते हैं। तो पूरे साल भर का इफेक्ट देख रहे हैं कि पूरे साल भर के हमारे एक्सपेंस इतने हैं, पूरे साल भर के हमारे एक्सपेंस इनकम इतनी है। तो अगर इनकम ज़्यादा है प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा है तो वो लॉस होगा। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, देखिए टोटल की बात हो रही है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की नहीं, टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर, और प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट ऑनर को फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, उससे फ़ायदा होगा। गेन वर्ड वहाँ यूज़ होता है जो चीज़ आप डे टू डे नहीं बेचते हैं, जैसे फिक्स एसेट आपने बेचने के मोटिव से नहीं खरीदी है, राइट, पर कोई आपको मजबूरी में बेचनी पड़ रही है, या वो ख़राब हो गई इसलिए बेचनी पड़ रही है कोई फिक्स एसेट, या कोई एबनॉर्मल सिचुएशन में कोई आपको अमाउंट मिल रहा है। एबनॉर्मल मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जो ट्रांजेक्शन उनके अलावा किसी और ट्रांजेक्शन से बिजनेस में पैसा आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उन्हें आप गेन वर्ड बोलते हैं।
इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, ये भी मॉनेटरी बेनिफिट है, पैसे आएंगे। प्रॉफिट और एडवांटेज है रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन से होगा विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग मतलब जो डे टू डे की एक्टिविटी होती है उनसे नहीं हो रहा है ये फ़ायदा, बट आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, पर ये बिजनेस से रिलेटेड है, सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट कर रहे हैं, विनिंग अ कोर्ट केस, कोर्ट में आपके किसी ने केस कर दिया था, आप जीत गए तो सामने वाली पार्टी आपको कंपनसेशन दे रही है, और एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ असेट, या किसी असेट की वैल्यू बढ़ रही है एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 10 लाख इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 12 लाख, 10 लाख की बिल्डिंग 12 लाख में बेच रहे हैं, तो ये 2 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट हो रहा है, इसे प्रॉफिट की जगह हम क्या बोलते हैं, गेन। प्रॉफिट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर जनरली गेन होता है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। जनरली ये जो प्रॉफिट और गेन वर्ड है इंटरचेंजेबल है, कई बार आप प्रॉफिट भी सुनेंगे, कई बार गेन भी सुनेंगे, तो वो एक ही बात है, प्रॉफिट और गेन हो रहा है। हाँ, थियोटिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉफिट का मतलब हो रहा है जो डे टू डे की एक्टिविटी से आप अर्न कर रहे हैं साल भर में, जो आपके एक्सपेंस हुए बिजनेस के और इनकम हुई, उनका जो डिफरेंस है प्रॉफिट है। और गेन का मतलब है जो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो आपका डे टू डे का काम नहीं है, पर एबनॉर्मल सिचुएशन में कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपको गेन कहलाएगा। लॉस का मतलब तो बहुत इजी है, लॉस मतलब जो आपको रिटर्न नहीं देगा, लॉस से या कुछ रिटर्न नहीं मिलती है पर आपको नुकसान हो जाता है वो, या फिर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए और इनकम कम, तो वो भी लॉस कहलाता है। द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग, इसके दो मतलब होते हैं। फर्स्ट, इट कन्वे द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू, जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं आपकी इनकम से, तो वो लॉस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ रेवेन्यू और रुपीज़ 2 लाख, मान लीजिए सेल यानी रेवेन्यू है 2 लाख, एक्सपेंस हो गए आपके 240 के, द लॉस विल बी रुपीज़ 40,000, तो आपका लॉस हो गया 40,000 का। सेकेंड, इट रेफर टू सम फैक्ट और एक्टिविटी, ये वो चीज़ भी बताता है एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट, जैसे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता पर नुकसान हो जाता है। एक्सपेंस से तो रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे आप कूली से सामान उठवा रहे रेलवे स्टेशन पे, तो आपको फ़ायदा भी तो हो रहा है, वो सामान भी तो उठा रहे हैं जो पैसे दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंस है। पर लॉस से कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई सामान जल गया, तो रिटर्न में तो कुछ नहीं मिला उससे। थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। इट मे बी नोटेड दैट लॉसेज डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस, लॉसेज अलग होते हैं एक्सपेंस से। एक्सपेंसेस आर इंकर टू जनरेट रेवेन्यू, एक्सपेंसेस किए जाते हैं इनकम को जनरेट करने के लिए, सेल को करने के लिए। वेयरएज लॉसेज डू नॉट, जबकि लॉसेज का सेल से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो आपको लॉस पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परचेज। परचेज बहुत ईजी है, जो सामान आप डे टू डे बेसिस में खरीद रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है, वो परचेज होता है। या तो आप पहले कुछ खरीदेंगे, उसे बनाएंगे फिर बेचेंगे, वो भी परचेज है, या बना बनाए खरीदते हैं उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, वो भी परचेज है। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब होता है जो डे टू डे बिजनेस में सामान आ रहा है रीसेल पर्पज़ के लिए, उसे गुड्स बोलेंगे आप। इन विच द बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, आप कच्चा सामान ले रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड, आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे चीनी की फैक्ट्री है, तो पहले आपको शुगर केन खरीदना होगा, गन्ना खरीदना होगा, तो गन्ना आपके लिए रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। गन्ने से आप चीनी बनाएंगे तो चीनी आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट हो गया, एंड देन सेल, उसे बेचेंगे। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बना बनाया सामान खरीदती है प्लस प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचती है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जिन्हें आप रीसेल पर्पज के लिए खरीद रहे हैं वो गुड्स हैं। इन बोथ द केस द पर्पज टू मेक अ प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल, दोनों केसेस में आपका मोटिव है उससे सेल करना प्रोडक्ट को और प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्लॉथ डीलर परचेज क्लॉथ फॉर सेल, अगर आपने बेचने के लिए कपड़ा खरीदा, द क्लॉथ्स ऑफ परचेज विल बी कॉल्ड गुड्स, तो वो गुड्स कहलाएगा, क्योंकि आपका काम ही है कपड़ा खरीदना और बेचना, तो कपड़ा आपके लिए गुड्स कहलाएगा। हाउएवर इफ द सेम क्लॉथ डीलर परचेज फर्नीचर, पर अगर वो क्लॉथ डीलर फर्नीचर परचेज करता है फॉर सिटिंग द कस्टमर के बैठने के लिए, सच फर्नीचर विल नॉट बी टर्म एज गुड्स, वो गुड्स नहीं माना जाएगा, बट इट विल बी एन एसेट, वो एसेट है क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खरीदा है, फर्नीचर को बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा है, और वो फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। आप पढ़ चुके हैं एसेट की डेफिनेशन। एसेट मीन्स एनी वैल्यूएबल थिंग्स विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी फ्यूचर में, और नॉट फॉर रीसेल, आपने उसे रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदा है। एंड द सेपरेट अकाउंट नेम फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट खोला जाएगा, ना कि वो गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो परचेज़ का मतलब होता है कोई भी गुड्स जो आप रीसेल पर्पज़ के लिए लेके आ रहे हैं बिजनेस में, या तो उसे कुछ बनाएंगे फिर बेचेंगे, या बना बनाए लेके आ रहे हैं प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचेंगे, तो उसे अपन गुड्स या परचेज बोलते हैं। द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, परचेज क्रेडिट पे भी ले सकते हैं, उधार परचेज भी हो सकती है, और कैश परचेज नगद मतलब आप पेमेंट करके भी सामान खरीद सकते हैं।
परचेज रिटर्न मतलब कई बार आपको सामान पसंद नहीं आता या सामान अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, डिफेक्टिव है कोई सामान, तो आप वापस कर देते हैं, सप्लायर को लौटा देते हैं, उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जब आप परचेज करने के बाद सामान सप्लायर को लौटा देते हैं, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न, इन्हें परचेज रिटर्न बोलते हैं। सच रिटर्न आर ऑल्सो टर्म ए रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं परचेज रिटर्न को। और ऐसे से ऐसे याद कर रख सकते हैं, बाहर का सामान लौटा है आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर का सामान था जो हमने वापस कर दिया, हमारा सामान नहीं था, वो किसी और से हम लेके आए थे, जो पसंद नहीं आने पे वापस लौटा रहे हैं, तो उसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है। सेल की बात करते हैं। सेल का मतलब है कि जब आप कोई चीज़, जैसे मैं ये पेन बेच रहा हूँ, राइट, तो मैंने पेन जब आपको बेचा तो मैंने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, अब आप इसके मालिक बन गए हैं। मैंने रिस्क भी ट्रांसफ़र कर दिया, रिवॉर्ड भी ट्रांसफ़र कर दिया। रिस्क भी आपका बेचने के बाद अगर कोई टूट फूट होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप खुद जिम्मेदार हैं। और रिवॉर्ड मतलब यूज़ भी आप ही करेंगे, इसका फ़ायदा भी आप ही लेंगे। तो सेल मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप राइट, आप ऑनरशिप राइट किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड इन दैट राइट यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र ऑनरशिप प्लस रिस्क एंड रिवॉर्ड, आप रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं साथ के साथ। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स, आप अपनी गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो सर्विस की टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। फॉर एग्जांपल, इफ तरुण सेल अ कंप्यूटर टू वरुण, तरुण कंप्यूटर बेच रहा है वरुण का, द ऑनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम तरुण टू वरुण, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तरुण से वरुण को, एंड तरुण इज एंटाइटेड टू रिसीव द एग्रीड प्राइस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम वरुण, और आपको कंप्यूटर के पैसे मिलेंगे वरुण से। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज, जो आपने बेचने के मोटिव से खरीदे हैं उनके लिए सेल वर्ड इस्तेमाल होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर, अगर आप गुड्स नहीं बेचते, आप सर्विस देते, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑफिस, आपने खुद का ऑफिस ओपन करा है, तो आप तो सर्विस देंगे, गुड्स नहीं बेचेंगे, तो वो भी सेल ही बोला जाएगा। अगर आप कोई गुड्स बेचेंगे तो भी वो सेल है, सर्विस दे रहे हैं तो भी वो सेल का पार्ट है। द टर्म सेल इज नेवर यूज फॉर सेल ऑफ असेट, असेट के लिए हम सेल ऑफ असेट जनरली वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। जब भी कोई सेल वर्ड यूज़ कर रहा है जनरल लैंग्वेज सेंस में, तो उसका मतलब है कि वो सामान बेच रहा है जो डे टू डे जिसमें वो डील करता है। ऑल्दो फिक्स असेट कई बार बेचनी पड़ सकती है असेट, पर जनरली हम असेट के लिए जब भी कोई सेल वर्ड बोल रहा है, केवल वही नहीं बता रहा कि किस चीज़ की सेल हो रही है, तो आप यही मानेंगे कि वो जो डे टू डे का सामान है, जो चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप, उस चीज़ की सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्लॉथ डीलर सेल क्लॉथ, इट विल बी टर्म एज सेल, जब आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा बेच रहे हैं तो वो सेल है। बट इफ़ द सेम क्लॉथ डीलर सोल्ड सेल ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं, टाइपराइटर बेच रहे हैं, विल नॉट बी टर्म एज सेल, वो सेल नहीं है। ऑल्दो वो सेल है, कहने के लिए तो सेल है, पर वो सेल का मतलब यहाँ पे है उस चीज़ से जिसमें आप डे टू डे डील कर रहे हैं। द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, चाहे हम नगद में बेच रहे हैं सामान, पैसा लेके बेच रहे हैं, चाहे क्रेडिट मतलब उधार बेच रहे हैं, वो सेल का पार्ट होगा। यानी सेल में दोनों आएंगी, क्रेडिट सेल भी आएगी और कैश सेल भी आएगी। सेल रिटर्न है, नाम से पता चल रहा है कई बार कस्टमर को आपका सामान पसंद नहीं आता या कोई और रीज़न भी हो सकता है जिससे वो आपका सामान वापस कर देते हैं, तो उसे सेल रिटर्न बोलते हैं। कई लोग सेल को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इनवर्ड मतलब अपना ही सामान अंदर आया, इनवर्ड, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। परचेज रिटर्न आउटवर्ड था, दूसरे का सामान लौटाया, ऐसे इनवर्ड है, हमारे सामान लौट के आए, तो कई लोग सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। सम कस्टमर माइट रिटर्न, हो सकता है वो आपका सामान लौटा दें, द गुड्स सोल्ड टू देम, बेचने के बाद। दीज टर्म है सेल्स रिटर्न, इसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, अब रिटर्न इनवर्ड बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं परचेज रिटर्न को, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं सेल्स रिटर्न को। अब गुड्स की बात करें, गुड्स की बात हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ऐसा कोई भी सामान जो रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदा जाता है बिजनेस में, उसे आप गुड्स बोलते हैं, राइट। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग, इसमें वो सब चीज़ें होती हैं विच आर परचेज, जो कि खरीदी गई हैं फॉर रीसेल, बेचने के लिए, और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने में यूज़ की जाएंगी, फिर आप बेचेंगे। विच आर ऑल्सो मेंट फॉर टू बी सोल्ड, फिर आप उन्हें बेचेंगे। दस फॉर अ फर्नीचर डीलर, परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म एज गुड, अगर आप फर्नीचर के डीलर हैं तो अगर आप चेयर टेबल खरीद रहे हैं तो वो गुड्स है आपके लिए। वाइल फॉर अदर, दूसरे के लिए फर्नीचर इज ऑल्सो कंसिडर एज एन असेट, दूसरे के लिए असेट है, ठीक है। सिमिलरली फॉर स्टेशनरी ट्रेडर, स्टेशनरी इज गुड्स, उसके लिए स्टेशनरी का सामान गुड्स है। वेयर एज फॉर अदर इट इज एक्सपेंस, बाकी लोगों के लिए वो एक्सपेंस माना जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड, नाम से पता चल रहा है स्टॉक मतलब जो गुड्स आपने खरीदा, गुड्स जो खरीदा जिसमें आप डील करते हैं बेचने के मोटिव से, अगर वो बच जाता है, आपके पास बच जाता है वो गुड्स, तो उसे स्टॉक बोलते हैं। अगर जो आपने सामान खरीदे, जैसे मान लीजिए आपने पेन का बिजनेस है आपका, आपने 1000 पेन खरीदे, 900 पेन सेल कर दिए, तो जो 100 पेन बच गए वो स्टॉक कहलाएंगे आपके, ठीक है। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, इसमें उन गुड्स की वैल्यू आती है जो बेचने के मोटिव से खरीदे थे रीसेल पर्पज
पर्पज़ के लिए खरीदे थे, एंड विच आर लेइंग अनसोल्ड, और जो बच गए, अनसोल्ड मतलब पड़े हुए, लेइंग मतलब नहीं बिक पाए हैं एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। द स्टॉक मे बी टू टाइप, ओपनिंग स्टॉक मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो इस क्लोजिंग ईयर एंड होने पे 31 मार्च को जो सामान बचा उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल को वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। The term opening stock means the value of goods lying unsold at the beginning of the accounting period। जो आपका 1 अप्रैल जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ उस टाइम जो आपके पास सामान है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। whereas the term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of the accounting period। और जो मार्च में बिकने से रह गए 31 मार्च को जो सामान नहीं बिक पाए 31 मार्च तक, उसे आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें चारों तरह का सामान आएगा। चारों तरह का सामान मतलब 3 तरह का सामान होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, बेसिकली रॉ मटेरियल कच्चा सामान, अगर आप मैन्युफैक्चर है तो पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उससे कुछ बनाएंगे और फिर बेचेंगे। दूसरा होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं इनको, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आपने कोई रॉ मटेरियल से, कच्चा सामान से कोई सामान बनाना शुरू करा, पर हो सकता है कुछ सामान पूरी तरह से नहीं बन पाया, वो पेंडिंग है। जैसे आपने शर्ट कपड़ा लेके आए, आपका कपड़े बनाने का, शर्ट बनाने का काम है, तो पहले आपने कपड़ा खरीदा, कपड़ा आपके लिए रॉ मटेरियल है। फिर कपड़े की कटिंग कर दी, कटिंग करोगे, स्टिच करोगे, तब वो शर्ट में कन्वर्ट होगा। आपका मेन काम है शर्ट बनाना। आपने कटिंग तो कर दी है पीसेस की, थोड़ी बहुत सिलाई भी कर दी, पर शर्ट अभी पूरी तरह से नहीं बनी है, तो उसे आप WIP बोलेंगे या सेमी फिनिश गुड बोलेंगे, ठीक है। और जब शर्ट पूरी तरह से बन जाएगी, बिकने के लिए रेडी हो जाएगी, तो उसे फिनिश गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तो 3 तरह का हो गया, रॉ मटेरियल कच्चा सामान जो आप लेके आएंगे, ठीक है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए। WIP या सेमी फिनिश गुड जो थोड़ा बन चुका है, थोड़ा बनना बाकी है। और फिनिश गुड जो बिकने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये 3 तरह का गोडाउन में आपके हो सकता है सामान पड़ा हो ईयर एंड में, रॉ मटेरियल भी पड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत WIP भी हो सकता है, फिनिश गुड। और एक सामान ऐसा होता है जिसे स्टोर्स बोलते हैं। स्टोर मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, जो आपने यूज़ करने के लिए खरीदी, अपने जैसे आपने कोई ऑयल डाला मशीन में, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, कोई कील वगैरह, छोटे मोटे नट बोल्ट्स वगैरह, ये सब स्टोर्स कहलाते हैं। तो इनका भी आपके पास हो सकता है स्टॉक हो, ईयर एंड में बच गया हो। इन सब का कंबाइंड टोटल जो रॉ मटेरियल है आपके पास में, WIP है आपके पास में, फिनिश गुड्स है आपके पास में, स्टोर्स है आपके पास में, तो इनके कंबाइंड टोटल को इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सभी तरह का स्टॉक या गुड शामिल होता है। In case of manufacture, there can be opening and closing inventory 4 types. Inventory of raw material, आपके पास कोई raw material का stock हो सकता है. It includes inventory of raw material purchased for using them in product manufacture, but still laying unused. हो सकता है year end हो गया और वो सामान अभी भी raw material गोडाउन में पड़ा हो जो आप यूज़ नहीं कर पाए. For example, the value of cotton, आपने cotton खरीदा है, रुई. In case of cloth mill, is the inventory of raw material. कपड़ा बनाने के लिए cotton चाहिए तो cotton पड़ा हुआ है आपके गोडाउन में, तो वो inventory of raw material कहलाएगा, ठीक है। कई लोग इसे स्टॉक भी बोल देते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल वर्ड होते हैं, पर इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सभी तरह का सामान आता है। जबकि स्टॉक बात करता है केवल WIP और फिनिश गुड। अगर आपके पास WIP है और फिनिश गुड्स है तो इन दोनों के टोटल को ही स्टॉक बोलते हैं। अगर ये चारों तरह का स्टॉक है आपके पास में तो हम क्या नाम देंगे, इन्वेंट्री नाम देंगे। इन्वेंट्री ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश गुड जो थोड़े बन गए, थोड़ा बनना बाकी है। इट ऑल्सो टर्म्स एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली, पार्टली मतलब थोड़ा बहुत, पार्टली फिनिश गुड्स होते हैं। इट मीन्स गुड्स ऑफ सेमी फॉर्म, सेमी फिनिश फॉर्म में थोड़े बन चुके हैं, थोड़े बनने बाकी हैं। सम गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग, इन पे फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट, कुछ और काम बाकी है फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स में बदलने के लिए। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, इसमें तो रॉ मटेरियल लगा होगा, कॉस्ट ऑफ लेबर से काम कराया होगा, पावर बिजली वगैरह लगी होगी, फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस इंक्लूडेड, इसमें थोड़ा थोड़ा खर्चा हो गया होगा, ये थोड़ा सामान लगा होगा, थोड़ा लेबर से काम कराया होगा, थोड़ा मटेरियल लगा होगा, एक्सेट्रा। इन केस ऑफ क्लॉथ में द वैल्यू ऑफ थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा जो होता है, एंड द अनफिनिश्ड क्लॉथ विल बी द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि पहले रुई खरीदी होगी, रुई से धागा बनाया होगा, तो धागा बनाए पर अभी कपड़ा तो नहीं बनाया ना, तो वो कपड़ा जो अनफिनिश्ड है उसे क्या बोलेंगे, WIP सेमी फिनिश गुड्स बोला जाएगा। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये तो बहुत ईजी है, जो बिकने के लिए तैयार है सामान, जो बन के तैयार हो चुका है उसे आप फिनिश गुड्स बोलते हैं। इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कम्प्लीटली प्रोसेस, जिन पे पूरी तरीके से काम हो चुका है, एंड आर रेडी फॉर सेल, और वो जो बिकने के लिए तैयार है, बट आर लेइंग अनसोल्ड, पर वो बिक नहीं पाई। 31 मार्च को क्लोज हो गया आपका ईयर, वो पड़ी हुई है आपके गोडाउन में एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। इन केस ऑफ क्लॉथ मिल, द वैल्यू ऑफ फिनिश क्लॉथ, जो कपड़ा बन के तैयार है, विल बी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, उसे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बोला जाता है।
इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब कोई भी ऐसा छोटा मोटा सामान, ठीक है। इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग पर्पज, जो हमने बेचने के मोटिव से खरीदा है वो भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्वेश्चन उठता है कि जो ईयर एंड में सामान बचेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगी, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी वैल्यू का सामान बचा है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल आइटम इन द गोडाउन टुगेदर विद देयर क्वांटिटी इज प्रिपेयर्ड। आप एक लिस्ट बनाएंगे कि गोडाउन में जाके देखेंगे क्या क्या क्वांटिटी बची है, हमारे पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, कितना WIP पड़ा है, कितना फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है। ऑल्सो द सेपरेट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर फॉर रॉ मटेरियल कितना है, उसके लिए अलग लिस्ट बनेगी। सेमी फिनिश गुड्स कितना है, WIP कितना है, उसके लिए अलग लिस्ट बनेगी। फिनिश गुड्स कितना है, स्टॉक इन ट्रेड कितना पड़ा हुआ है आपके पास में। केयर शुड बी टेकन दैट फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड, यानी आपको ऑर्डर आ गया, पेमेंट भी मिल गया, पर अभी तक आपने सामान नहीं पहुंचाया कस्टमर के यहाँ, तो बिक तो गया ना, वो स्टॉक का पार्ट नहीं है, वो अनसोल्ड थोड़ी है, बिक चुका है पर अभी डिलीवर नहीं हुआ बस, तो डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसको अपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे, और बहुत ईजी है क्योंकि आपको वो बिक चुका है, उसका पैसा मिल चुका है, बस डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो सेल है, वो आपके स्टॉक का पार्ट नहीं है। जब सेल करते हैं तो स्टॉक कम होता जाता है। गुड्स परचेज, आपने सामान खरीदा एंड रिसीव हो गया, बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, पर आपने परचेज बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। यानी पहले सामान आता है, जब कोई बिजनेस में सामान आता है, देखिए सबसे पहले तो एक परचेज ऑर्डर बनता है। अगर कोई ऑर्डर दिया आपने किसी को, सप्लायर को, तो परचेज ऑर्डर जिसे शॉर्ट में PO बोलते हैं। PO जब होने के बाद सप्लायर सामान भेजता है, जब वो मेन गेट पे आता है जहाँ चेकिंग होती है, तो वहाँ पे जो बंदा होता है जो गुड्स रिसीव करता है, वो एक GRN नोट बनाता है, गुड्स रिसीव नोट, इसे बोलते हैं GRN, गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। वो प्रिपेयर करता है, वो चेक करता है कि हमने PO, उसके हाथ में एक PO की कॉपी होती है कि वो देखता है कि हमने इतना इतना ऑर्डर दिया था, इतना इतना सामान आ गया, फिर वो साइन करता है, तो वो एक्सेप्ट करता है गुड्स को, ठीक है। पर अभी गोडाउन में पहुंचने में टाइम लग रहा है, गोडाउन में तो आया नहीं सामान, अभी GRN जहाँ बनता है उसके पास में है सामान, तो वो आपके स्टॉक का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब तक गोडाउन में नहीं आएगा, आप उस स्टोर, जो मैनेजर होता है, स्टोर मैनेजर जो गोडाउन की एंट्री करता है, वो उसे अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये बात यही कह रहा है, गुड्स परचेज तो हो गया है, रिसीव भी हो गया, मतलब यहाँ पे आ भी गया, गेट पे आ गया, उस बंदे ने रख लिया अपने कमरे में, अपने गोडाउन में सामान, पर वो अभी स्टोर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं हुआ है, यानी परचेज डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं हुआ है। विच हैव बीन नॉट बीन रिकॉर्ड द परचेज बुक, तभी एंट्री नहीं होगी, जब तक स्टोर डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचेगा सामान, एंट्री नहीं होगी, और वो फिर आपके स्टॉक का पार्ट नहीं होगा। हाँ, एक बार स्टोर डिपार्टमेंट में आ जाएगा सामान, जहाँ पे स्टोर करते हैं गुड्स को, तो फिर आप परचेज माना जाएगा, उसकी एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर देती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई सामान मंगवाती है किसी सप्लायर से, तो PO तैयार होता है, परचेज ऑर्डर बोलते हैं उसे, पूरा फुल फॉर्म परचेज ऑर्डर। जब सामान आ जाता है, आपके गेट पे आता है, मेन गेट, तो वहाँ पे जो गार्ड होता है या कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा जो इसके लिए आपने ऑथराइज कर रखा है, वो एक GRN प्रिपेयर करता है, वो कंपेयर करता है कि हमने ये PO दिया था, परचेज ऑर्डर दिया था, और ये सामान हमारे पास में आया, तो वो GRN बोलते हैं, गुड्स रिसीट नोट या गुड्स रिसीट नंबर जनरेट होगा। इसके बाद वो रख लेता है अपने सामान, हो सकता है उससे कुछ टाइम लग रहा है, स्टोर में नहीं दे रखा, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो स्टोर में पहुंचने में टाइम लग रहा है, 2-4 दिन बाद जाएगा, तो जब तक स्टोर में नहीं आएगा सामान, वो आपके स्टॉक का पार्ट नहीं होगा। फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री, पर ये तो गुड्स आपकी इन्वेंट्री की लिस्ट में जुड़ेंगे, यानी स्टॉक का पार्ट होंगी। गुड्स सेंड टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, आपने किसी कस्टमर को सामान भेजा है, अगर उसे पसंद आएगा तो रख लेगा, नहीं तो लौटा देगा, लिखा है ना, रिटर्न बेसिस पे। तो जब तक उसकी अप्रूवल नहीं आएगी, वो हमारा ही तो सामान है। जैसे मैंने पेन आपको दिया है, बेचा नहीं है, दिया है, आप कह रहे हैं कि सर अगर हमें पसंद आएगा तो 1 महीने बाद पैसा दे देंगे, नहीं आएगा तो लौटा देंगे, तो फिर 1 महीने तक तो मेरा ही स्टॉक माना जाएगा ना, भले ही आपके पास में रखा हुआ है, पर है तो मेरा ही, क्योंकि अभी तक आपने अप्रूवल तो दी नहीं, कंफर्म तो किया नहीं, ये सेल है। तो अगर किसी कस्टमर को आपने इस बेसिस पे कोई गुड सेंड किया था, भेजा था, बेचा नहीं, सेंड किया था कि वो लौटा सकता है, अगर उसे पसंद नहीं आएगा, उसके बाद चॉइस है, तो फिर वो सेल नहीं माना जाएगा, वो आपकी इन्वेंट्री का ही पार्ट होगा। हाँ, जब आप मुझे कंफर्म कर देंगे कि पेन हमने खरीद लिया सर, हम पैसे दे रहे हैं, तो फिर ये मैं हटा दूंगा, स्टॉक में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। गुड सेंड टू द एजेंट, एजेंट समझते हैं जो आपका सामान बेचता है कमीशन लेके, फॉर सेल बट रिमेन लेइंग विद देम एज अनसोल्ड, पर एजेंट के पास जो सामान बिकने से रह गया वो आपका ही है, तो वो भी स्टॉक का पार्ट होगा। क्लियर?
या तो कोई डाउट? इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, या तो उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस पे या रियलाइजेबल वैल्यू विच आर लेस उस पर कैलकुलेट होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट चैप्टर में तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है? स्टॉक रेफर ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लिंक अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो बिकने से रह जाता है सामान तो वो स्टॉक कहलाता है। पर स्टॉक कोई जनरली हायर क्लासेस में पूछेगा, प्रोफेशनल क्लासेस में, तो अगर आपके पास WIP का गुड्स बचा है एट द एंड ऑफ द ईयर, फिनिश्ड गुड बचे, तो इन दोनों का टोटल स्टॉक कहलाता है। जबकि इन्वेंट्री ब्रॉड टर्म है, इन्वेंट्री में सभी तरह की चीज़ें आती हैं। रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आएगा, सेमी फिनिश गुड WIP का भी आएगा, फिनिश गुड्स का भी आएगा, और जो स्टॉक है जो बेचने के मोटिव से खरीदा वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं, उन्हें ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। अब ये रिसीवेबल्स क्या होते हैं ढंग से समझ लेते हैं। जैसे मिस्टर ए है, इसको आप गुड्स बेच रहे हैं 10 लाख रुपीज़ का, और आप इसे 2 महीने की क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट मतलब उधार, आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद देना पैसा, तो ये डेटर कहलाता है आपका अकाउंट। इसे बोलते हैं डेटर। जिससे आप उधार सामान बेचते हैं, जिससे आपको पैसा लेना है, वो आपका डेटर हो गया, DEBTOR, डेटर्स। ठीक है, अब मिस्टर बी भी है, ये भी आपसे उधार सामान खरीदना चाहता है। ठीक है, ये भी आपसे उधार सामान खरीदना चाहता है। फिर मिस्टर बी को तो आप जानते नहीं हैं, तो उधार थोड़ी बेचेंगे, सबको नहीं जानते ना मार्केट में। तो आपको डाउट है, पता नहीं बी आगे जाके पैसे देगा नहीं देगा, पर ऐसे तो बिजनेस चलेगा नहीं, आपको उधार तो बेचना ही पड़ेगा, आप सबको तो नहीं जान सकते। तो एक रास्ता होता है, अब एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, देखा होगा लीगल पेपर, जिसमें कोर्ट का स्टैम्प लगा होता है। इस लीगल डॉक्यूमेंट पे आप लिखेंगे लैंग्वेज कि मैंने बी को इस दिन सामान बेचा और बी ने 2 महीने बाद पैसा देने का प्रॉमिस किया है, या तो मुझे देगा या मेरे कहने पे किसी और को भी दे सकता है, या तो वो आपको देगा पैसा या आप जिस बंदे को बताएंगे वो उसे पैसे देगा। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। आप तैयार कर रहे हैं, सेलर तैयार कर रहा है, तो सेलर को यहाँ पे ड्रॉवर बोलते हैं। जो तैयार करता है लीगल डॉक्यूमेंट उसे ड्रॉवर बोलते हैं। ठीक है, लिखने वाले को ड्रॉवर बोलते हैं। फिर बी इस पे साइन करके एक्सेप्टेंस देगा अपनी, हाँ कि ये आपसे सामान उधार खरीद रहा है और 2 महीने बाद देने का प्रॉमिस कर रहा है, या तो आपको देगा या आपके बिहाफ पे, आपके कहने पे किसी और को देगा। तो बी को ड्रॉवी बोलेंगे यहाँ पे, ड्रॉवी। ठीक है, तो इसको ड्रॉवी बोलेंगे। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है जो साइन किया है, ठीक है, इसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको तो रिसीव हो रहा है बिल, कागज़ का डॉक्यूमेंट, बिल्स रिसीवेबल्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट में BRB बोलते हैं। क्योंकि आपके पास एक राइट आ गया, कल को अगर बी पैसे देने से मना करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं, उससे पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो लीगल पेपर आपने साइन करवाया, इसे बोलते हैं BR, बिल्स रिसीवेबल। आपके लिए तो रिसीवेबल है, पर बी के लिए तो पेबल है, उसे पे करना है, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बोलेंगे बिल्स पेबल। बी के लिए ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा बिल्स पेबल, यानी उसको देना है, ये उसके लिए लाइबिलिटी हो गई, उसको तो पे करना है। और ड्रॉवर जो है आपके लिए क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, आपको पैसे मिलेंगे, तो ये आपके लिए BR होगा। क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे जो परचेजर होता है वो साइन करके देता है कि वो आपको इस डेट को पेमेंट करेगा, या तो वो आपको करेगा या आपके कहने पे किसी और को भी कर सकता है। तो इसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। और BP और बिल्स रिसीवेबल कॉमनली बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम कॉमनली इन दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है। एक चैप्टर भी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो आगे आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो साइन कर रहा है परचेजर, ड्रॉवर लिख के दे रहा है, सेलर लिख के दे रहा है, लैंग्वेज आप बनाएंगे और वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वो आपसे सामान क्रेडिट पे ले रहा है और इस डेट को देने का वो प्रॉमिस कर रहा है, या तो वो आपको देगा या आपके बिहाफ पे किसी और को देगा। मान लीजिए आपको मिस्टर डी को पैसे देने हैं 2 महीने बाद, आपको भी मिस्टर डी को देने, तो आपने बी को बोला ऐसा करना कि मेरे को मत देना, डी को दे देना। तो आपने अपना ये जो BR है किसको ट्रांसफ़र कर दिया, डी को भी दे सकते हैं, इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपना BR किसी को दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को लॉ में बोलते हैं इंडोर्समेंट करना। इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, इंडोर्समेंट का मतलब हुआ कि आप अपना पैसा लेने का राइट, आपको था राइट BR आपके नाम, आपको मिलने थे पैसे 2 महीने बाद, पर आप अपना पैसा लेने का राइट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसेस को लॉ में इंडोर्समेंट करना बोला जाता है। इंडोर्समेंट कर रहे हैं, और डी को यहाँ इंडोर्सी बोला जाएगा। डी को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इंडोर्सी। ये इंडोर्सी हो गया। ठीक है, तो BR बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हो सकती हैं। एक तो हो सकता है ड्रॉवर, यानी सेलर जो बिल लिखेगा वो ड्रॉवर होता है। परचेजर ड्रॉवी, वो एक्सेप्टेंस देगा, वो ड्रॉवी होगा।
और एक इंडोर्सी हो सकता है जो पेमेंट कलेक्ट करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं इंडोर्सी हर केस में होगा, हो सकता है आप खुद दे रहे हैं पैसे तो इंडोर्सी नहीं होगा, ठीक है। तो BR और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती हैं। एक तो हो सकता है ड्रॉवर जो बिल लिखता है यानी सेलर, एक होता है ड्रॉवी जो एक्सेप्ट करेगा, और एक होगा इंडोर्सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक्स को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक BR क्या हो गया, अगर कोई आपसे पूछे, BR एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ड्रॉवर यानी जो सेलर साइन करवाता है ड्रॉवी यानी बायर से कि वो एक पर्टिकुलर डेट को या तो वो उसे देगा पैसा या उसके कहने पे किसी और को देगा। और BR का एंडोर्समेंट भी हो सकता है, आप अपने पैसे लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो आप अब आपकी बुक्स में एक तो डेटर है, मान ये तो डेटर है जिससे आपने कोई BR साइन नहीं कराया, इसको तो आप जानते थे, उधार सामान बेचा तो इसे डेटर बोलेंगे। और मिस्टर B से आपने BR साइन कराया तो आपके पास एक तो डेट पैसा लेने का राइट आ गया, 10 लाख के तो डेटर है, और प्लस मान लो ये BR जो साइन करवाया 2 लाख का था, तो 2 लाख का BR है आपके पास, ठीक है। तो डेटर और BR इन दोनों की कंबाइंड टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। इन दोनों के कंबाइंड टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि आपको पैसा लेने का राइट है, एक तो डेटर है आपके पास में और BR भी मिले हैं किसी कस्टमर से, तो इन दोनों के कंबाइंड टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। पढ़ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल जो आपको पैसा मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस को देने पर रेंडर बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बोथ डेटर एंड BR। इसमें डेटर्स और BR दोनों को इंक्लूड किया जाता है। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन, ये वो लोग होते हैं, और फर्म कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, और फर्म मतलब कॉमन वर्ड है, कंपनी, फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिससे आपने गुड्स बेचा था या सर्विस दी थी, रेंडर्ड ऑन क्रेडिट उधार, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, और अभी तक उनसे पैसे नहीं मिले, तो वो डेटर्स कहलाते हैं। दे स्टिल ओव मतलब उन पर उधारी है आपकी, सम अमाउंट टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स वर्थ ₹50,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन, आपने मोहन को सामान बेचा ऑन क्रेडिट उधार, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर, वो जब तक डेटर कहलाएगा ऑफ बिजनेस सो लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट, जब तक वो पूरे पैसे नहीं चुका देता तब तक वो हमारे बिजनेस में डेटर कहलाएगा मोहन, हमें उससे पैसा लेने का राइट है। बिल्स रिसीवेबल बताइए दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं कॉमनली, बिकम बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉ इट। ड्रॉ सेलर के लिए तो बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा BR, क्योंकि आप साइन करवा रहे हैं कस्टमर से। सेलर के लिए BR कहलाता है। एंड गेट इट बैक आफ्टर इट एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉवी। ड्रॉ में तो बायर उस पर एक्सेप्टेंस देता है, साइन करता है, वो आपको मिल जाता है। दस बिल रिसीवर इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज की जाती है। ड्रॉन ऑन डेटा, जो डेटर पे लिखा जाता है और रिसीव्ड होता है बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट फ्रॉम देम। इसका इंडोर्समेंट भी हो सकता है। इंडोर्समेंट का मतलब होता है अपना पैसा लेने का राइट आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। द अमाउंट इज स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट, और जो पैसा मिलेगा उस बिल का वो फ्यूचर डेट को मिलेगा। तो डेट और BR की कंबाइंड टोटल को आप क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। अगर किसी ने आपको BR दिया है कि और किसी ने BR नहीं दिया तो वो डेटर है, उधार सामान बेचा है, तो इन दोनों के कंबाइंड टोटल को आप ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।